तन्वी, गुड मॉर्निंग। तन्वी, गुड मॉर्निंग बेटा। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। कल हम लोगों ने चार्ज के बारे में कुछ पढ़ा था, आज हम उसके आगे देखेंगे, क्योंकि चार्ज में चार्ज किस तरह से डेवलप होता है उसको देख लेते हैं। चार्ज को डेवलप होने के 3 तरीके होते हैं बेटा, ठीक है। पहला जो वे होता है चार्ज को डेवलप करने का, वो होता है बाई, ऐसा नहीं कि पहला तरीका ही है, कोई भी नंबर कोई भी ऑर्डर पहला हो सकता है, ठीक है। तो पहला जो होता है बाई इंडक्शन। बाई इंडक्शन क्या होता है? इंडक्शन का मतलब क्या होता है, जब देखिए, इंडक्शन जो मेथड होता है ये टेम्पोररी मेथड होता है। टेम्पोररी, टेम्पोररी का मतलब चार्ज जो है वो परमानेंट नहीं आएगा, मतलब टेम्पोररी आता है। किस तरह से होता है इंडक्शन से? इसमें क्या होता है, एक चार्ज बॉडी को दूसरी चार्ज अनचार्ज बॉडी के पास लेके आते हैं, ठीक है। 2 बॉडीज होंगी इसमें, ए और बी। ये ए मान लेते हैं चार्ज है, और बी जो है वो इनिशियली अनचार्ज है। ये अनचार्ज है, तो ये दोनों ही कंडक्टर्स मान ले रहे हैं, बोथ आर कंडक्टर्स, बोथ आर कंडक्टर, दोनों कंडक्टर हैं। कंडक्टर बताया था वो होते हैं जिसमें ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उनको कंडक्टर्स बोलते हैं। तो ए चार्ज है, बी अनचार्ज है। जब हम इसको बी को इसके पास लेके आएंगे, मान लो ए को हमने पॉजिटिव चार्ज मान लिया, लेट अज्यूम वी हैव अज्यूम ए इज पॉजिटिव चार्ज। तो जब बी को इसके पास लेके आएंगे तो क्या होगा, बी के जो फेसिंग सरफेस होगी, ए के साइड जो सरफेस होगी बी की, उसको फेसिंग सरफेस बोलते हैं। उतने में नेगेटिव चार्ज आएगा, उतना ही नेगेटिव आएगा जितना पूरी बॉडी में प्लस, पूरा ए बॉडी में जितना प्लस चार्ज होगा उतना ही बॉडी बी के इस सरफेस पर नेगेटिव चार्ज आएगा, और इसके अपोजिट सरफेस में उतना ही पॉजिटिव चार्ज आएगा, यानी इक्वल अपोजिट चार्ज आएगा। यानी यहाँ पे माइनस क्यू आएगा, यहाँ पे प्लस क्यू आएगा। एक्चुअली हो क्या रहा है, ये जो बॉडी बी के जो इलेक्ट्रॉन्स पहले क्या था, सब इधर उधर डिस्ट्रीब्यूटेड थे, जो इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स बराबर थे, वो न्यूट्रल किए हुए था बॉडी बी को। लेकिन फिर क्या होगा, जब बॉडी बी ए के पास आई, तो जो बॉडी बी के जो इलेक्ट्रॉन होंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का अफेक्शन होता है प्रोटॉन्स के प्रति, यानी पॉजिटिव चार्ज के प्रति, तो जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे बॉडी बी के, वो बॉडी ए के साइड आके कलेक्ट हो जाएंगे, तो उतना ही नेगेटिव चार्ज सामने अपियर हो जाएगा। जनरली होता है क्या है, जैसे मान लेते हैं कोई भी बॉडी से आपने देखा होगा कि अगर कुछ चार्ज निकल जाता है ना, तो इलेक्ट्रॉन अगर हम मान ले यहाँ से इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ चले गए, मान लेते हैं यहाँ पे, मान लो आप सपोज करिए कोई 0 चार्ज था, इलेक्ट्रॉन्स मान लो n इलेक्ट्रॉन्स इधर चले गए, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, माइनस एन चार्ज नहीं आएगा, उस बॉडी पे नेगेटिव चार्ज नहीं आ जाएगा। वही चीज हो रही कि इसके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सारे के सारे इस साइड मूव कर जाएंगे, उतने इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे जितना इस बॉडी ए के पास पॉजिटिव चार्ज है, ताकि ये जो चार्ज बन रहा है ये Ne के बराबर हो जाए। इतने इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, नंबर इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए कि Q को माइनस Ne के बराबर कर देंगे तो नंबर हम फाइंड आउट कर लेंगे, अगर हमें नंबर निकालना पड़ा। कुल मिला के इतना सा सीधी सी कहानी है, जितना ए के पास पूरा चार्ज है उतना ही इलेक्ट्रॉन बी के ए के साइड जाके कलेक्ट हो जाएंगे, ताकि उतना नेगेटिव चार्ज आए, और ऑपोजिटली, और ऑब्वियसली जब ये स्पेस छोड़ेगा तो उतना ही यहाँ पे प्लस चार्ज आ जाएगा, हाँ। तो उतना ही यहाँ प्लस क्यू आ गया, उतना यहाँ पे माइनस क्यू आ गया, ये कंडक्टर में, ठीक है। यस सर, क्लियर है। लेकिन अगर मान लेते हैं ये दोनों एक कंडक्टर हुआ, दूसरा कंडक्टर ना हुआ, मान लो ए हमारा कंडक्टर है, इसी में ये पॉइंट फर्स्ट ले लिया हमने, बोथ आर कंडक्टर। और पहला इसमें केस 2 ले लेते हैं, अगर ए मान लो कंडक्टर है, ए मान लीजिए पूरा कंडक्टर है, और बी जो है वो कंडक्टर नहीं है, मान लो ये नॉन कंडक्टर है। नॉन कंडक्टर का मतलब कोई भी ऐसा मटेरियल जिसमें इलेक्ट्रॉन्स कंडक्टर से कम हो, जैसे कोई
नॉन कंडक्टर का मतलब सेमीकंडक्टर भी आ जाता है, और उनके बीच में कुछ भी ऐसा मटेरियल जिसमें इलेक्ट्रॉन्स कंडक्टर से कम होते हैं उसको नॉन कंडक्टर बोलते हैं, ठीक है। नॉन कंडक्टर, यस नॉन सर। कंडक्टर जब इसके पास लेके आएंगे, बी को इसके पास लेके आएंगे, तो अभी यहाँ क्या होता है, ये इसका आगे इसका प्रूफ जो है वो आगे बता देंगे हम आपको जब कैपेसिटर पढ़ाएंगे। तो बी जब इसके पास आया तो यहाँ पे माइनस चार्ज तो आ गया, लेकिन उतना माइनस नहीं आएगा जितना ए के पास प्लस है। यानी यहाँ पे जो चार्ज आएगा माइनस के क्यू डैश आएगा, यहाँ पे प्लस के क्यू डैश आएगा। इसमें पूरा चार्ज कितना था, प्लस क्यू। लेकिन अब यहाँ पे जो क्यू डैश की जो वैल्यू होती है वो होती है क्यू टाइम्स 1 - 1/k। अभी के बारे में आपको बताऊंगा मैं कि यहाँ पे एक कांस्टेंट होता है जिसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो यहाँ पे लिख देना के इज हियर कांस्टेंट, दैट इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अभी बता देंगे थोड़ी देर बाद डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है क्या। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है के यहाँ पर। बट जो क्यू डैश प्लस का है और माइनस का है बी पे, वो इक्वल है। हाँ, ये टोटल चार्ज प्लस है। ए पर जो चार्ज है वो पूरे में प्लस है, लेकिन बी पर जो चार्ज होगा हाफ में माइनस क्यू डैश होगा और अदर हाफ में प्लस क्यू डैश होगा। बी पर जैसे इसमें नहीं था, बी में आधे में क्या होता, माइनस क्यू आ गया था, और अपर उसके सरफेस में जो आया था प्लस क्यू आ गया। इसमें डैश आता है, कम आता है, यानी ये जो चार्ज आएगा इसमें जो इंड्यूस चार्ज होगा क्यू डैश, ये क्यू से कम होता है। यहाँ पे क्यू ये वाला जो चार्ज इसके बराबर होता है, मैग्नीट्यूड वाइज बराबर होता है। लेकिन जो नॉन कंडक्टर में जो चार्ज आता है वो एक्चुअल चार्ज से कम आता है, ठीक है। ओके, यस सर। तो एक बात मैं बता दूं आपको, ये हटा दूं पेज। यस सर। तो जैसे मान लो तुमने ये चार्ज आपका प्लस क्यू है, तो इसको बोलते हैं इंड्यूसिंग चार्ज। ये क्यू को बोलते हैं इंड्यूसिंग चार्ज बोलते हैं। क्या होते हैं? इंड्यूसिंग चार्ज। और जो जो बॉडी बी है इसको बोलते हैं इंड्यूस चार्ज। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं इंड्यूस्ड चार्ज। क्या बोलते हैं? दोनों में फर्क है बेटा, इंड्यूसिंग चार्ज एंड इंड्यूस चार्ज। गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। तो जो इंड्यूस चार्ज होता है, इंड्यूस्ड चार्ज जो होता है बेटा, वो आपका इंड्यूसिंग चार्ज के बराबर भी हो सकता है, और इंड्यूसिंग चार्ज जो होता है, इंड्यूसिंग चार्ज जो होता है वो लेस देन इंड्यूस चार्ज भी हो सकता है। ये कब बराबर होगा? फॉर कंडक्टर्स। और इंड्यूस चार्ज होगा, ये इंड्यूसिंग चार्ज है, इंड्यूसिंग चार्ज यानी इंड्यूसिंग चार्ज आपका। और ये कब होता है? बिटवीन कंडक्टर एंड नॉन कंडक्टर, बिटवीन कंडक्टर एंड नॉन कंडक्टर। यहाँ पे जो क्यू डैश की जो वैल्यू होती है क्या होती है? क्यू टाइम्स 1 - 1/k। प्लस माइनस मैं इसलिए लिख रहा हूं कि इस साइड माइनस होता है, उस साइड प्लस होता है, ठीक है तन्वी? मेरी बात समझ में आ रही है आपको, जो अभी मैंने बात बोली बेटा? तो इंड्यूसिंग चार्ज वो होता है जो इंड्यूस करवाता है, और इंड्यूस वो है जो इंड्यूस होता है, ठीक है। चार्ज बॉडी, हाँ ठीक है, ठीक क्लियर हो है आपको कॉन्सेप्ट? तो ये है। अब टेम्पोररी क्यों बोला गया ये? अगर मैं इस बॉडी को फिर से दूर ले जाऊं, मान लो सपोज करिए ये जो हमने चार्ज कर ली थी बॉडी, इसको हटा दूं। यस सर, ये कॉपी कर लें। हाँ, अगर मैं मान लो सपोज करिए ये हमारा, अगर मैं इसको हमने इंड्यूसिंग चार्ज मान लो माइनस ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल इंड्यूसिंग चार्ज हमने माइनस ले लिया, और हम कोई बॉडी बी लेके आ रहे हैं इसके पास, तो इसके इस सरफेस पे कैसा आएगा? सामने वाले सरफेस पे कैसा आएगा बेटा? बी के सामने वाले में प्लस पॉजिटिव चार्ज आएगा। दोनों ही कंडक्टर है। पॉजिटिव चार्ज आएगा फेसिंग द साइड फेसिंग ए। हाँ, डिसाइड को होता है, एक से डिसाइड होता है, लेकिन ये प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्लस।
ये माइनस होगा, ये समझ आया बेटा? यस सर। ओके, उतना ही प्लस आएगा जितना इसमें ये है, जितना प्लस माइनस का क्यू है उतना ही यहाँ पे प्लस क्यू आएगा, यहाँ पे माइनस क्यू आएगा। और अगर हम बी को फिर से दूर ले जाएं, मूव अवे, तो वो चार्ज हट जाएगा। हाँ ये वो वो चार्ज डाइपोल इंड्यूस डाइपोल जैसी चीज है। न्यूट्रल हो जाएगा, इसलिए इसको हम लोग टेम्पररी बोलते हैं। ठीक है, यस सर। अब थोड़ा सा अर्थिंग का कॉन्सेप्ट समझा देते हैं। अर्थिंग का कॉन्सेप्ट क्या होता है, तो क्योंकि अभी हम अर्थिंग भी करने जा रहे हैं। ओके कॉन्सेप्ट यस ऑफ, सर। ये नोट नोट कर लिया। एक सेकंड सर। और कल हमने आपको वो भेजे थे, देखो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। जो हमने करंट, सॉरी, ये हमने इलेक्ट्रिक फील्ड और उसका फोर्स का, चार्ज का और फोर्स के हमने वो भेजे हैं, नोट्स भेजे थे। वो मान लेते हैं वो अभी करंट टॉपिक के लिए थे, वो नीट के लिए थे, आपको जस्ट थ्योरी और जस्ट नीट के लिए था, जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और वो चार्ज लिखा था ना वो, तो वो करंट टॉपिक जो चल रहा है उसका है। और एक असाइनमेंट मैंने भेजा था एनसीईआरटी वाला, है ना, उसमें पूरा जो है असाइनमेंट वो पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड और चार्ज का पूरा है, उसमें फोर्स भी है। ठीक है, तो वो क्वेश्चंस एनसीईआरटी के हैं। और एक और भेजा था हमने आपको लास्ट ईयर के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, वो कंप्लीट क्वेश्चंस हैं उसके, किसके, चार्ज के और फोर्स के, फील्ड के। पोटेंशियल नहीं है उसमें इन्वॉल्व किया था हमने, पोटेंशियल और वो वगैरह। तो ये क्वेश्चंस जो है साथ ही साथ आपको करते रहना है। ठीक है, ओके यस सर। इसको आप एक काम कर सकते हो कि इसका पीडीएफ कॉपी से आप इसका प्रिंट आउट निकलवा भी सकते हो, तो उसको आप कर सकते हैं। तो इस तरह से करते रहेंगे। तो हटा दें इसको। यस सर। सर हाँ, तो बट इनके जो सब्जेक्टिव वाले क्वेश्चंस है उनके आंसर कहाँ पर होंगे, मतलब लिखना कैसे इसके और क्या आंसर, कितना? आंसर मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। पहले जो आपको ये जो एमसीक्यू जो उसके एनसीईआरटी वाले की बात कर रहे हो आप, नहीं सर, मैं दूसरे प्रीवियस ईयर वाले की जिसमें सब्जेक्टिव है। तो उसके आंसर ऐसे एक्चुअली क्या होगा ना, वो आपको मैं जो असाइनमेंट की तरह दे दे रहा हूँ, उसको आपको करना है और मुझे वो सबमिट करके भेजना है उसके आंसर्स। ठीक है, जैसे जैसे टॉपिक होगा ना, तो ये आपको ओके अपने आप क्वेश्चंस आएंगे। जैसे हम टॉपिक पढ़ा देंगे ना, तो आप क्वेश्चन सारे अभी तो नहीं कर पाओगे, लेकिन जैसे जैसे टॉपिक होते जाएंगे तो वो चीजें करते जाओगे, तो वो आपको करना है खुद ही, आपका खुद करके मुझे सबमिट करना है वो चीजें। ठीक है, ओके तो ओके सर। आपको मैं आंसर नहीं बताऊंगा, वो आपको खुद ही करने हैं, बोर्ड वाले क्वेश्चंस, थ्योरेटिकल और जैसे भी हैं, और उसको मुझे सबमिट करेंगे, क्योंकि आपको जब हम पढ़ा देंगे तो वो चीजें आ जाएंगी ना आपको। यस सर। ओके तो आंसर्स हम थोड़ी अभी बताएंगे, लेकिन जब आप सबमिट करेंगे तो उसमें हम जहाँ जहाँ गलती करोगे हम आपको बता देंगे कि क्या गलती किया आपने। ठीक है, ठीक है सर। ओके तो अब जरा देखिए कॉन्सेप्ट ऑफ अर्थिंग का, जरा देखिए, इरेज कर दूं इसको। यस सर। अर्थिंग का कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ अर्थिंग। सर एक ही मेथ ये हम फर्स्ट मेथड के अंदर ही इसे डिस्कस कर रहे हैं अर्थिंग को। क्या बेटा? जो हमने फर्स्ट मेथड सीखा टू डेवलप चार्ज, उसी के अंदर ये अर्थिंग वाली चीज आ रही है। हाँ हाँ, उसी की मैं बात कर रहा हूँ, इसी को मैं बता रहा हूँ इंडक्शन के अंदर ही, क्योंकि इसका एक यूज हम बताने जा रहे हैं। किस तरह ओके से होता है देखिए, हम इंडक्शन से चार्ज को टेम्पररी ऑब्टेन करते हैं, बट अगर हम लोग अर्थिंग का कॉन्सेप्ट अगर यूज कर रहे हैं तो चार्ज को परमानेंट भी ला सकते हैं बाय इंडक्शन। अभी मैंने बोला कि चार्ज हम लोग इंडक्शन से कैसे लाते हैं, टेम्पररी कैसे लाते हैं, टेम्पररी। बट अगर हमें अर्थिंग का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा पता है तो हम चार्ज को परमानेंट भी ला सकते हैं बाय इंडक्शन। इसलिए मैं अर्थिंग की बात बता रहा हूँ। ओके यस ठीक सर। है, तो जरा ध्यान दीजिए अर्थिंग का कॉन्सेप्ट क्या होता है। जैसे मान लो हमने कोई ये बॉडी ले ली और इसको हमने पॉजिटिव चार्ज ले लिया, पूरी बॉडी को पॉजिटिव चार्ज ले लिया, और हमने क्या किया, एक वायर कनेक्ट किया और इसको ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया। ये ग्राउंडेड, क्या इसको ग्राउंडेड बोलते हैं, घर में भी अर्थिंग की जाती है ताकि एक फेस न्यूट्रल रहे और हमें करंट ना आए। तो ठीक है, ये ग्राउंडेड होता है, इसको वायर को हमने ग्राउंड में अंदर भेज दिया, इसको अर्थिंग बोलते हैं। क्या होता है, ग्राउंडेड करना या अर्थित करना, एक ही चीज होता है, ग्राउंडिंग या अर्थिंग।
तो इसमें क्या होता है, जो भी इसका पॉजिटिव चार्ज है ये सारा खत्म हो जाएगा, सारा अर्थ में अर्थ अर्थ इसको पॉजिटिव चार्ज को सारा खत्म कर देगी। रीजन क्या है इसका, यानी इसमें टोटल चार्ज आपका जीरो हो जाएगा, यानी इसका वोल्टेज जीरो हो जाएगा। जब भी किसी बॉडी को अर्थिंग करते हैं ना, तो अर्थ का वोल्टेज क्या होता है, जीरो होता है। क्या होता है? जीरो। हम्म, तो वोल्टेज जीरो होने के लिए, यानी इस बॉडी का भी वोल्टेज, जब दो वायर, दो चीजों को याद रखना, जब दो बॉडीज को अगर एक वायर के द्वारा कनेक्ट किया जाता है तो दोनों के वोल्टेज आपस में बराबर हो जाते हैं, ये ध्यान रखना होता है। अब चूंकि अर्थ का वोल्टेज जीरो है तो इसका भी वोल्टेज जीरो होना चाहिए बॉडी का। जो बी तो बॉडी बट जो होगा, अर्थ चार्ज नहीं हो सकती है, जैसे जो भी चार्ज उस बॉडी ए पे था हाँ, वही अर्थ चार्ज, ऐसे नहीं होता? नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं। अर्थ एक्चुअली बहुत बड़ा शेप है ना, अर्थ की जो कैपेसिटी है वो बहुत हाई होती है, बहुत इनफाइनाइट कंडक्टर होता है। अर्थ की जो कैपेसिटी है वो बहुत हाई होती है। तो अर्थ में और ऐसा नहीं कि अब कोई भी चार्ज है तो अर्थ में चार्ज आ जाएगा। तो अर्थ एक्चुअली मैं बताता हूँ वो क्या रहा है, अभी पहले इसको देखो जरा, आपकी वो क्लियर हो जाएगा। ए और बी को आपने वायर के द्वारा कनेक्ट किया तो इनके वोल्टेज आपस में सेम हो जाते हैं, ये रूल है। ठीक है, जब ओके। दो बॉडी कनेक्ट की जाती है एक दूसरे को वायर के द्वारा, तो उनका पोटेंशियल सेम हो जाना चाहिए, हो जाता है, ये रूल है। ओके, यस सर। ठीक है, अब जैसे ही बॉडी को कनेक्ट किया हमने, ए को ग्राउंडेड किया, तो अर्थ का वोल्टेज क्या माना जाता है, जीरो। ठीक है, अर्थ का हाँ। वोल्टेज इसलिए जीरो माना जाता है, आगे जाके पढ़ाएंगे। सी बराबर होता है क्यू बाई बी। सी बराबर क्या होता है, आगे जाके पढ़ाएंगे, अभी कैप्शंस में पढ़ाएंगे, चार्ज कोई बाय भी है। हाँ, तो सी बराबर क्यू बाई बी होता है। तो अभी मैं इसलिए बता रहा हूँ, अर्थ की कैपेसिटी जो मानी जाती है इनफाइनाइट मानी जाती है। क्या, जब ये कैपेसिटी कैपेसिटी इनफाइनाइट मतलब? होती है तो वोल्टेज क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। कैपेसिटी का मतलब क्या होता है, मतलब आगे बताऊंगा फिजिकली? ना, अभी बोला तो था आपको। मैं इसलिए बताने जा रहा हूँ अर्थ का वोल्टेज जीरो क्यों मानते हैं, आगे जाके इसका फॉर्मूला आएगा तो मैं बताऊंगा आपको कि अर्थ की कैपेसिटी जो होती है, कैपेसिटी का मतलब होता है चार्ज को स्टोर करने की कैपेबिलिटी, चार्ज को होल्ड करने की कैपेबिलिटी। तो चार्ज अर्थ कितना भी होल्ड कर सकती है, कितना भी। ओके। कैपेसिटी का मतलब होता है कि कैपेबिलिटी टू होल्ड द चार्ज। ठीक है, तो ये आगे अभी चैप्टर आएगा, इसके बाद आएगा। तो इसकी कैपेसिटी अर्थ की क्या होती है, इनफाइनाइट होती है। तो अब क्यू बाई बी रखोगे तो वोल्टेज जीरो होगा, तभी तो कैपेबिलिटी इनफाइनाइट होगी ना। ओह, यस सर। ओके, समझ तो गई। अर्थ का वोल्टेज जीरो इसलिए माना जाता है। गेटिंग? यस सर। हाँ, तो अगर कोई भी बॉडी जब अर्थिंग करोगे तो उसका भी वोल्टेज जीरो हो जाएगा, क्योंकि लॉ क्या है, जब दो बॉडीज को कनेक्ट करते हैं तो उनके आपस में वोल्टेज क्या हो जाने चाहिए, सेम। सेम, हाँ। तो तो जीरो जैसे हमने जीरो हो बॉडी जाएगा, को बॉडी अर्थ भी के नहीं साथ थी। कनेक्ट किया, तो अर्थ का जो वोल्टेज होगा वही बॉडी का वोल्टेज हो जाएगा, बी बॉडी बराबर बी अर्थ, नहीं हो जाएगा? हो जाएगा, यस सर। लॉ समझ आया? यस अब सर, समझ आता इसके पीछे की कहानी समझो। अब इसका चार्ज क्यों खत्म हो गया, चार्ज क्यों जीरो हो गया, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन अर्थ से आए, इलेक्ट्रॉन अर्थ से आएंगे, इलेक्ट्रॉन ही आते जाते हैं, पॉजिटिव चार्ज आता जाता नहीं है। इलेक्ट्रॉन अर्थ से आएंगे, कितने इलेक्ट्रॉन अर्थ से आएंगे, क्यू बराबर माइनस एन ई इलेक्ट्रॉन अर्थ से आएंगे, ताकि जितना इसके पास पॉजिटिव चार्ज था वो नलीफाई हो सके, न्यूट्रल हो सके। जैसे इसके पास मान लो सपोज कि 10 प्लस 10 ई चार्ज है, मान लो फॉर एग्जाम्पल इसके पास प्लस 10 ई चार्ज है, तो अर्थ से इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे, 10 ई इलेक्ट्रॉन अर्थ से इसमें आएंगे, तो उस चार्ज को खत्म कर देंगे ना, जीरो कर देंगे। इलेक्ट्रॉन अर्थ से मूव कर जाएंगे बॉडी में, ताकि बॉडी का सारा चार्ज है। न्यूट्रल कर, जब न्यूट्रल जीरो हो होगा जाए। ना तभी तो पोटेंशियल जीरो होगा उसका। ओके, यस सर। तो इसमें लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स will come from earth, will come from earth to nullify पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज को नलीफाई करने के लिए। ठीक है, सो डेट पोटेंशियल बिकम जीरो, सो डेट बी इक्वल टू जीरो हो जाए, क्या हो जाए, बी समझ इक्वल गए टू मुझे? जीरो। हाँ, तो इलेक्ट्रॉन अर्थ से आएंगे, अगर कोई भी पॉजिटिव चार्ज बॉडी को अर्थिंग करोगे ना, तो इलेक्ट्रॉन अर्थ से आते हैं। यानी पॉजिटिवली चार्ज बॉडी को अगर कनेक्ट करते, पॉजिटिवली चार्ज अगर बॉडी है, चार्ज बॉडी को अगर अर्थिंग करी जाएगी बेटा,
तो इलेक्ट्रॉन्स कम्स फ्रॉम ग्राउंड। अर्थ, ठीक है भैया बेटा। यस सर। और अगर नेगेटिवली चार्ज बॉडी को अगर अर्थिंग करते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन बॉडी से अर्थ में जाएंगे। बॉडी से अर्थ में जाएंगे। समझ गया ना मेरी बात? यस सर, अगर समझ गए। नेगेटिवली चार्ज यहाँ लिख लेना, बट इफ negatively charged body is connected, charged body is अर्थ कह सकते हैं, अर्थ, then electron will move towards अर्थ। क्या कहाँ की तरफ जाएंगे बेटा? फ्रॉम बॉडी। फ्रॉम बॉडी। एक मिनट सर, बट लिख लो इसको पूरा। डन सर। हाँ, तो अभी मुझे एक बार, अब मैं इसमें कुछ चीजें पूछने जा रहा हूँ। तन्वी, अर्थिंग का मतलब क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ आप देखो, अब न्यूट्रलाइजिंग बिल्कुल यूजुअल सुनो, अब बिल्कुल यूजुअल वे में बताइए, जरूरी नहीं कि बिल्कुल वही सेम बताओ, आपने मतलब जो समझा वही बताएंगे आप, ठीक है? अर्थिंग का मतलब जिस प्रोसेस से बॉडी का चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाता है, आइदर थ्रू मतलब बॉडी को बाय चार्ज करने कनेक्शन का थ्रू इसलिए होता है कि पोटेंशियल जीरो करना होता है। अर्थिंग का मतलब जब भी कोई बॉडी अर्थिंग की जाती है तो उसका वोल्टेज वही हो जाता है जो अर्थ का होता है, अर्थ का विथ वोल्टेज, हार्ट व्हिच इज बॉडी का वोल्टेज भी जीरो हो जाता है। इसके लिए चार्ज बॉडी का जीरो होना चाहिए। अब चार्ज जीरो होता है, अगर पॉजिटिवली चार्ज बॉडी को कनेक्ट करोगे तो अर्थ से इलेक्ट्रॉन आके उसको न्यूट्रलाइज करेंगी। अगर नेगेटिवली चार्ज बॉडी को कनेक्ट करोगे तो बॉडी से इलेक्ट्रॉन अर्थ में जाएंगे ताकि न्यूट्रलाइज हो जाए। ओके। यस और ए और बी बॉडी अगर जब आपस में कनेक्ट की जाती है वायर के द्वारा तो सर, उनका वोल्टेज इक्वल हो वोल्टेज जाता आपस में सेम होना चाहिए, ठीक है? है। यस सर। ये चीज हमने जानी। अब आप देखो, अब टेम्पोररी मेथड कैसे, इंडक्शन से हम लोग चार्ज को परमानेंट कैसे ला सकते हैं? लेट्स सी। हटा दूं इसको? यस सर। देखो, बाय इंडक्शन we can produce charge। प्रोड्यूस का मतलब डेवलप से, किसे डेवलप, ठीक है? बाय इंडक्शन we can develop charge permanently। हालांकि इंडक्शन से टेम्पोररी प्रोड्यूस किया जाता है लेकिन फिर भी हम चार्ज को परमानेंटली प्रोड्यूस कर सकते हैं। बाय इंडक्शन वी कैन प्रोड्यूस चार्ज परमानेंटली बाय सम टेक्निक्स, तो बट इसमें जो अर्थिंग वाला प्रोसेस है उसमें इंडक्शन का क्या यूज है? वही मैं बताने जा रहा हूँ, यही उसी के लिए तो ये चीज बता रहा हूँ ना बेटा। तन्वी, उसी चीज को बताने के लिए तो ये आगे काम कर रहा हूँ, ठीक है? यस सर। थोड़ा वेट कीजिए। तो बाय इंडक्शन वी कैन प्रोड्यूस चार्ज परमानेंटली बाय सम टेक्निक। जरा देखिए, जैसे मान लेते हैं ये कोई बॉडी है ए और इसमें पूरे में बॉडी में कितना चार्ज है? प्लस ए, प्लस क्यू है, ठीक है? और दूसरी बॉडी बी इसके पास रखी हुई है और बी में कुछ पहले चार्ज नहीं था। अब ध्यान से देखना तन्वी, इसमें माइनस क्यू चार्ज आएगा, यहाँ पे सेकेंड सरफेस पे क्या आएगा? प्लस क्यू आएगा, ओके? अब हम चाहते हैं कि ये चार्ज बी जो है परमानेंट लाना चाहिए। अभी ये टेम्पोररी, अभी तो ये टेम्पोररी है ना, ये यस सर, टेम्पररी है। टेम्पोररी है अभी। तो हम क्या करेंगे, बी को अभी पहला काम क्या करेंगे, ए को उधर ही रखे रहेंगे बी के पास ही। ओके। और बी को हम क्या करेंगे, बी की जो सेकेंड सरफेस लाइन वो है, बी की जो सेकेंड वाली सरफेस है यानी प्लस साइड वाली, उसको साइड को अर्थिंग कर देंगे। अगर क्या कर देंगे, इसको अर्थिंग कर देंगे। पहला काम ये करना है, बी की जो सेकेंड वाली सरफेस है ये वाली, उसको ग्राउंडेड कर देंगे। तो ये माइनस क्यू मेंटेन रहेगा
लेकिन ये प्लस क्यू रिमूव हो जाएगा, ये प्लस क्यू जो चार्ज है ना, ये जो चार्ज है वो रिमूव हो जाएगा। अब ये चार्ज रिमूव क्यों हुआ, ये आपको पता चला कुछ? यस, ये पता चल गया। हाँ, क्योंकि अर्थ से उतने इलेक्ट्रॉन आ गए इलेक्ट्रॉन ताकि वापस उतना पॉजिटिव बॉडी चार्ज में आ गए इसका खत्म हो जाए। अब ये माइनस चार्ज क्यों नहीं हटा, ये वाला माइनस क्यों नहीं हटा? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स आए थे तो वो उसे नहीं नहीं नहीं, ये न्यूट्रलाइज नहीं इलेक्ट्रॉन कर माइनस पाया। आए तो थे, लेकिन ये माइनस ली भी नहीं हटा, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज में अफेक्शन होता है ना, तो ये इसको होल्ड कराए रहेगा, इसको जाने नहीं देगा। अर्थ अर्थ इसको ले नहीं जा पाएगी। पॉजिटिव चार्ज इसको, नेगेटिव चार्ज को अपने अंडर में रखेगी, क्योंकि ये इसके प्रति अफिनिटी रखता है, तो इसको डेवलप कराए रहेगा, और अर्थ इसको नहीं ले जा पाएगी। ये बाउंड रहेंगे ना, इसके अट्रैक्शन के कारण ये बाउंड है, ओह, अच्छा, यस सर। तो अर्थ उसको ओके, नहीं ले जा पाएगी। ठीक है, यस सर। ये बात समझ गए? क्यों प्लस और माइनस में अफेक्शन होता है, तो इसलिए वो अट्रैक्शन के कारण मेंटेन रहेंगे वो। ठीक है, यस सर। अब जरा देखना, अब सेकंड पॉइंट जरा देखना, इसी के आगे सेकंड पॉइंट। अब मैं क्या करूं, जैसे मान ले सपोज करिए हमने ये हमारा ए बॉडी है, ये बी बॉडी है। ए बॉडी को हमने अभी भी यहीं रखा है। अगला जो काम करना है क्या है, जो बॉडी बी है उसको सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, ऐसा मत करना कि बॉडी ए को आप हटा दो। बॉडी ए को अगर हटा दोगे ना तो ये माइनस भी अर्थिंग में चला जाएगा। अगर बॉडी ए को अगर हटा दोगे बी के सामने से, और अर्थिंग लगा के रखोगे, तो नेगेटिव चार्ज भी गायब हो जाएगा। गायब हो जाएगा। ओके, अभी गायब नहीं हो पाएगा, क्यों? क्योंकि अभी ए की वजह से होल्ड 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 हो वो रखा है। अट्रैक्टेड है। हाँ ठीक है। अब इसको बी में अगर हमें एक काम कर सकते हैं, कि पहले तो एक काम कीजिए कि पहले तो अर्थिंग को हटा दीजिए। क्या कर दीजिए? अर्थिंग को हटा दीजिए। पहले इसके सामने रखे रखे इसको अर्थिंग को हटा दीजिए। अभी ये माइनस चार्ज है। ओके, अब दूसरे में क्या किया हमने, अर्थिंग को हटा दिया। तभी लिखो मत, अभी समझ लो, आपको स्टेप में दिखा रहा हूँ। यानी रिमूव अर्थिंग, क्या कर दिया हमने, अर्थिंग को रिमूव कर दिया। रिमूव कर अर्थिंग को दिया। रिमूव किया तो ये माइनस अभी भी मेंटेन रहेगा, क्योंकि प्लस के कारण अफेक्शन रखा हुआ है ये। यस, यस सर। लेकिन अब दूसरी साइड प्लस नहीं जा पाएगा, क्योंकि जितना इंडक्शन होना था तो इंडक्शन एक बार हो चुका, दूसरी बार फिर थोड़ी हो जाएगा। ओके, तो ये माइनस चार्ज जो है वो मेंटेन रहेगा। अब मैं क्या करूंगा, अब तीसरे स्टेप में या तो ए को दूर कर दूं या बी को दूर कर दूं। अगर ए को दूर कर दूंगा तब भी बी में जो माइनस चार्ज है वो पूरी बॉडी में फैल जाएगा बी के। अगर ए को हटा देते हैं, रिमूव, अब ए को हमने हटा दिया, जब ए को हटा दिए सिर्फ बी रखेंगे तो बी बॉडी में पूरा चार्ज नेगेटिव पूरी बॉडी में फैल जाएगा। ओह, ये बात समझ आ रही? यस सर, तीसरे ये स्टेप में समझ क्या आया। किया, आइदर रिमूव, ए को हटा दूं या बी को दूर कर दूं। यही तो मतलब हुआ, बी को दूर कर दूंगा ए से, यस सर। या ए को दूर कर दूंगा बी से, तो बी में जो भी चार्ज होगा नेगेटिव वो पूरे बॉडी में एक जैसा फैल जाएगा। अब बी का जो चार्ज ये आ गया ये परमानेंट हो गया, अब ये गायब नहीं होगा। ओके, यस सर। इस पूरी बात को अब आपको समझ आया कि मैं ये क्यों अर्थिंग की वाली बात मैंने क्यों समझाई आपको? यस, अब समझ आया। हाँ ठीक है, ये नोट कर लीजिए, ये लिख लेना अब ऐसा कि व्हेन ए एंड बी आर क्लोज टू ईच अदर, देन ऐसा होगा जब फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, बी के सेकंड सरफेस को अर्थिंग कर देंगे तो उसमें माइनस चार्ज मेंटेन रहेगा। फिर सेकंड स्टेप में अर्थिंग हटा देंगे, माइनस चार्ज अभी भी मेंटेन रहेगा, लेकिन जब हम ए को या बी को अलग कर देंगे तो माइनस चार्ज पूरी बॉडी में एक जैसा फैल जाएगा। तन्वी, आवाज आ रही है तन्वी? लिख लिया तन्वी बेटा? एक मिनट सर, बस लिख ही रही हूँ। सर सेम चीज होगी अगर हम ए को इंड्यूसिंग बॉडी को नेगेटिवली चार्ज लें। हाँ भाई, अगर हमने इंड्यूसिंग बॉडी को बेटा अगर नेगेटिव ले लेंगे ना, तो जो इंड्यूस चार्ज होगा बी पर परमानेंट प्लस आएगा फिर वो।
ओके जो भी हमें चार्ज इंड्यूस लाना है ना, उसके ठीक अपोजिट इंड्यूसिंग बॉडी का चार्ज लेना है। ठीक है, माइनस अगर प्लस होगा तो माइनस आ जाएगा इंड्यूस चार्ज, और अगर माइनस इंड्यूसिंग चार्ज होगा तो इंड्यूस चार्ज प्लस हो जाएगा। ठीक है, प्लस यस होगा तो माइनस हो जाएगा, अपोजिट आ जाता है। ठीक है, और ये परमानेंट होता है। ठीक है बेटा, यस तो ये था हमारा इंडक्शन का कॉन्सेप्ट। अब और एक दो कॉन्सेप्ट और होते हैं चार्ज के डेवलप करने के, वो भी देख लेते हैं। ठीक है, बता दूं इसको। यस सर मान लीजिए सेकेंड जो वे होता है चार्ज को डेवलप करने का, बाई कंडक्शन। बाई कंडक्शन, कंडक्शन में क्या होता है, एक चार्ज बॉडी है, मान लेते हैं कि कोई चार्ज बॉडी ए है, प्लस इसमें प्लस क्यू ए चार्ज है, और या Q1 चार्ज मान लेते हैं, Q1 ये बॉडी है, Q1 चार्ज मान लेते हैं। कोई बॉडी बी है और इसमें चार्ज नहीं है, इसमें स्टार्टिंग का चार्ज कितना है, Q2 0 है। मान लेते हैं केस 1 मान लेते हैं, इसमें ए और बी दो बॉडीज हैं, एक में चार्ज Q1 एक में चार्ज Q2 0 है, और हमने एक वायर ले लिया, ये वायर है कोई, और जैसे ही हमने स्विच को ऑन ऑफ कर दिया, ऑन कर दिया, पहले ऑफ था, ऑन कर दिया, ये की को हमने, की को ऑन करना होता है। ऐसा होता है जैसे ये इस तरह से होता है बेटा, ये इसको की बोलते हैं, ये की की ऑफ बोल है, रहे हैं यस ऑफ है, और जब हम इसको ऐसे कर देते हैं की तो ये ऑन ऑन हो जाता है। क्या हो जाता है, ऑन हो जाता है तो जरा समझिए इसमें, जब हमने इसको दो हमने बॉडीज ले ली ए और बी, उसको वायर के द्वारा कनेक्ट कर दिया, तो क्या होता है इसमें कि एक बॉडी से चार्ज दूसरी बॉडी में जाने लग जाएगा, तब तक जाने लग जाएगा चार्ज फ्लो होना स्टार्ट करेगा, इक्विलिब्रियम चार्ज इस मेंटेन चीज में जाने स्टार्ट करेगा, क्योंकि ये पॉजिटिव है, ये जीरो है। कब तक चार्ज आता रहेगा, जब तक कि दोनों की वोल्टेज सेम नहीं हो जाए। क्या नहीं हो जाए, वोल्टेज से जब इसका वोल्टेज ए का वोल्टेज बी के वोल्टेज के बराबर हो जाएगा तो चार्ज जाना वोल्टेज और फिर रेट बंद हो ऑफ जाएगा, स्टॉप हो ऑफ जाएगा। चार्ज चार्ज will begins to move from A to B up to the stage when voltage becomes same। आपको बताया नहीं, जब वोल्टेज सेम हो जाते हैं तो फिर चार्ज नहीं इधर से उधर नहीं जाएगा। नेक्स्ट होगा ठीक है, तो इसको बोलते हैं पोटेंशियल। चार्ज विल मूव फ्रॉम हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज बॉडी। अब वोल्टेज क्या होता है आगे जाके बताएंगे, बट थोड़ा सा आइडिया रखो कि चार्ज हमेशा हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज बॉडी मूव करता है। कौन सा, पॉजिटिवली चार्ज, कौन सा, पॉजिटिवली चार्ज। पॉजिटिव चार्ज हमेशा हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की तरफ मूव करता है बेटा। ठीक है, सिर्फ पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज का मतलब एक्चुअली देखा जाए तो वो इलेक्ट्रॉन की रिस्पेक्ट में ही देखा जा रहा है ना, होता तो इलेक्ट्रॉन है, लेकिन कहने के लिए मतलब ये बोल दिया कि जैसे ये पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है, तो अगर देखा जाए तो अगर ये यहाँ से यहाँ जा रहा है, इसका मतलब ए से बी जा रहा है, यानी बी से इलेक्ट्रॉन वोल्टेज के पास आने लग जाएंगे, तभी तो पॉजिटिव चार्ज उधर जा रहा है। पॉजिटिव चार्ज कम होने का मतलब क्या हुआ, यानी बी से इलेक्ट्रॉन इसमें आने लग रहे हैं, तो ए का चार्ज कम होने लग जा रहा है। ए का पॉजिटिव चार्ज जा नहीं रहा है, वो कहा जा रहा है बी से इलेक्ट्रॉन ए की तरफ आने लग जाएंगे, और उसका बी ए का चार्ज कम होने लग जाएगा, तो हमें ये लगेगा कि ए का चार्ज जा रहा है पॉजिटिव। वो बोला जा रहा है ऐसा, बोला जा रहा है ऐसा, लेकिन एक्चुअली हो क्या रहा है, बी से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं ए की साइड, और ए के चार्ज को कम करते जा रहे हैं और बी के चार्ज को बढ़ाते जा रहे हैं। जब ए और बी का दोनों का वोल्टेज सेम हो जाएगा तो चार्ज ए से बी से ए जाना बंद हो जाएगा, और पिछले इलेक्ट्रॉन ही आ जा रहे हैं। मेरी बात समझो तन्वी। यस सर ठीक है, तो ये मतलब हुआ, एक रूल है, इसलिए हमने बता दिया आपको कि अगर पोटेंशियल सेम हो जाते हैं तो कब तक चार्ज इधर से उधर जाता रहेगा, जब तक कि दोनों के वोल्टेज सेम नहीं हो जाएंगे। और पॉजिटिव चार्ज का रूल है कि पॉजिटिव चार्ज हाई से लो की तरफ जाएगा, और नेगेटिव चार्ज जो होता है वो मूव करता है लो वोल्टेज टू हाई वोल्टेज। नेगेटिव चार्ज उल्टा मूव करेगा, हमेशा माइनस चार्ज जो होता है वो लो से हाई की तरफ जाता है। तो अब आप सुनो जरा, शुरुआत में चार्ज कौन था, ए या बी? ए था, वो भी पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज था, तो वोल्टेज किसका हाई है, ए का, ए का, और वोल्टेज लो किसका है, बी का।
तो ए टू बी मूव करेगा। हाँ तो सुनो, तो पहली बात सुनो, पॉजिटिव चार्ज, हमने पॉजिटिव चार्ज नहीं जा रहा है, जहाँ इलेक्ट्रॉन रहे हैं, लेकिन बोल दिया जा रहा है उसको, अब सुनो मेरी बात, इलेक्ट्रॉन ही जा रहे हैं एक्चुअली बी से ए की तरफ, तो हम उसके अपरेंस में कह देंगे कि बी, ए का चार्ज, पॉजिटिव चार्ज बी की तरफ जा रहा है, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन के आने से वो चार्ज कम होता जा रहा है ना ए का। यस सर। तो अभी मेरी बात हो, सेकंड ये वाली पॉइंट को समझोगे तो आपको वो चीज क्लियर होगी। वोल्टेज बी का लो है ना पहले, सी का लो है। क्योंकि न्यूट्रल है ना, जीरो है ना, यस एक सर। न्यूट्रल बॉडी है तो उसका वोल्टेज लो होगा, यानी लोएस्ट वाला जीरो ही होगा ना, यस सर। और इसका पॉजिटिव चार्ज, इसका वोल्टेज हाई होगा। तो हाई अब होगा। इलेक्ट्रॉन इससे, अब इलेक्ट्रॉन का रूल क्या है, नेगेटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन क्या बोला, लो वोल्टेज टू हाई वोल्टेज, यानी इलेक्ट्रॉन ऐसे जाएंगे। तो क्या आप वापस रिपीट कर सकते हैं, वो तो जीरो था ना बी वाला। कुछ नहीं बोला, वही बात बोली है जो ऊपर हमने लिखी है ना, वही बात बोली है। वो अभी बोला आपको पॉजिटिव चार्ज विल हाई टू मूव, लो मूव करते हैं, बट मैंने बोला पॉजिटिव चार्ज मूव नहीं करता है, इलेक्ट्रॉन ही ये आते मूव जाते नहीं हैं। करता, इलेक्ट्रॉन ही तो मूव अगर करता है। यस। बी को हमने ए से कनेक्ट करेंगे तो इलेक्ट्रॉन लो वोल्टेज से, ये लो वोल्टेज नहीं हो गया, इसका हाई वोल्टेज नहीं हो गया, तो इलेक्ट्रॉन लो से हाई की तरफ नहीं जाएंगे, ओके यस सर, लो से हाई की तरफ तो जाएंगे। इलेक्ट्रॉन लो से हाई की तरफ तब तक जाते रहेंगे जब तक कि दोनों के वोल्टेज सेम ना हो जाए, ओके और जब दोनों की वोल्टेज सेम हो जाएगा फिर इलेक्ट्रॉन का जाना बंद हो जाएगा, ठीक है सर, अब समझ आ इलेक्ट्रॉन का गया। फ्लो होना बंद हो जाएगा। और उस सिचुएशन में ए और बी बॉडी का चार्ज क्यू नहीं रहेगा, ए का चार्ज क्यू से, Q1 से कुछ Q1 डैश हो जाएगा, और बी का चार्ज जो जीरो से Q2 डैश हो जाएगा। टू डैश हो जाएगा। पर इज इट दोनों क्लियर? इक्वल सर। सर सेम हाँ चार्ज बेटा, होगा ना, Q1 डैश इक्वल टू Q2 डैश। हाँ Q1 डैश इज इक्वल टू Q2 डैश हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अगर ए और बी सेम साइज की बॉडी है, अगर ए और बी दोनों सेम साइज की हैं, तब Q1 डैश बराबर Q2 डैश होगा। अगर सेम साइज की नहीं है ना, तो Q1 डैश बराबर Q2 डैश नहीं होगा। नहीं होगा। ओके। यानी कि Q1 डैश जो है वो Q2 डैश के बराबर हो जाएगा, सेम साइज के लिए, क्या, सेम साइज बॉडी। और दूसरी बात, Q1 डैश आपका बराबर नहीं हो सकता है डिफरेंट साइज के लिए, डिफरेंट साइज के लिए। तन्वी, ये जो मैं बातें बता रहा हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं, इसलिए इसको याद रखने की बेसिक्स है। अगर ये चीजें आपको भी समझ आ जाएंगी ना, तो आगे चैप्टर्स में आप बड़े आराम से समझ जाओगे सारी चीजें। यस सर। हाँ। ठीक है, तो ओके। आपको समझ आया कंडक्शन में क्या होता है? मुझे एक्सप्लेन कर सकती हो कंडक्शन है क्या, व्हाट इज कंडक्शन, बता सकती हो? The movement of charges to attain equal voltage when only one body is charged is conduction. सिंपल से ऐसा लिख दो कि व्हेन वी टेक टू चार्ज बॉडीज या वन चार्ज ले आंसर, तो चार्ज विल बाय कनेक्टिंग वायर। अगर दो चार्ज बॉडी को हम कनेक्टिंग वायर के द्वारा कनेक्ट करेंगे, जरूर नहीं है कि दोनों चार्ज हो, एक चार्ज हो दूसरी अनचार्ज हो, तो चार्ज हमेशा हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की तरफ मूव करेगा, पॉजिटिव, दैट इज नेगेटिव चार्ज लो टू हाई मूव करेगा तब तक जब तक कि दोनों के वोल्टेज सेम नहीं हो जाते हैं। और इस प्रोसेस को चार्ज बाय कंडक्शन बोलते हैं, चार्ज प्रोड्यूस बाय कंडक्शन बोलते हैं। ठीक है, Yes, sir. एक मिनट। इंडक्शन में क्या करते थे, चार्ज को कनेक्ट नहीं करते थे, आप पास पास ला के रखते थे। कंडक्शन में क्या करते हैं, वायर के द्वारा कनेक्ट कर देते हैं। Yes, sir. कंडक्शन में वायर के द्वारा कनेक्ट कर देते हैं। और कब तक चार्ज फ्लो होता रहेगा, जब तक कि वोल्टेज सेम नहीं हो जाए। तो ये जो चार्ज आपस में बराबर भी हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं। बराबर तब होंगे जब सेम साइज की बॉडीज होंगी, डिफरेंट तब होंगे जब डिफरेंट साइज की बॉडीज होंगी। इज इट Body क्लियर? होगी। Yes, sir. Clear. ठीक है, तो इसको मैं हटा दूं पेज को। Yes, sir. अब जरा देखिए, ये चीज हो गई। अब जैसे मान लेते हैं, जैसे मान लो ये कोई बॉडी ए है, ये कोई बॉडी बी है, ये सेम साइज की है, सेम साइज है, मान लो सेम साइज है, और इस पे चार्ज हमने मान लिया +10 E।
ये न्यूट्रल है शुरुआत में, क्या है ये न्यूट्रल, ये 10E है। अब मुझे बता रहा हूँ अगर मैंने इसको कनेक्टिंग एक वायर के द्वारा कनेक्ट कर दिया और दोनों सेम साइज के, ध्यान देना ये, तो अब बॉडी में Q1 डैश और Q2 डैश क्या बराबर होंगे? नया वाला चार्ज, सेम इसमें साइज नया की, वाला यस चार्ज Q1 डैश और Q2 डैश बराबर होगा, और कितना होगा बता सकते हो? 5 प्लस 5। हाँ, ये दोनों में +5 ही हो जाएगा, दोनों में 5 + 5 + 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? रूल क्या है इसका? 5E प्लस दोनों में हो जाएगा, बोथ में, ठीक है। बोथ में, क्योंकि इक्वल साइज है तो हाफ। इक्वल साइज, देखो चार्ज की कंजर्वेशन की लॉ भी हो रहा है। इनिशियल चार्ज सिस्टम का कितना है? +10E। वो 10 प्लस 10 ही, बाद में जो 5 चार्ज प्लस होगा वो कितना होगा? वो भी +10E हो रहा है कि नहीं हो रहा है? 10। इसमें जो चार्ज इक्वल इक्वल हो जाएगा, क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। यस सर। समझ गए ना मेरी बात? अगर सेम साइज के हैं, ओके। अगर सेम साइज के नहीं है, यानी रूल लिख लीजिए, जो फाइनल जो चार्ज होता है वो दोनों चार्ज का मीन हो जाता है। क्या हो जाता है? मीन। दोनों चार्ज का क्या हो जाता है? मीन। फॉर सेम साइज बॉडी। फॉर सेम साइज बॉडी, यानी इसमें आप देखो क्या किया हमने, इसमें किया 10E + 0/2, समझ आया कितना है? 5E आ गया दोनों में। यस Q सर। फाइनल फॉर ईच है, ये क्या है? ईच। Q फाइनल फॉर ईच, फॉर ईच, हाँ। ओके। ये तो हमने इसलिए बताया, ये तो कंजर्वेशन के लिए बताया कि ओवरऑल जो चार्ज सिस्टम का जो होगा इनिशियल, वही सिस्टम का फाइनल होगा। ये तो चार्ज कंजर्वेशन हो गया ना, ये यस। कंजर्वेशन, ठीक है। चार्ज कंजर्वेशन लिखा है, कंजर्वेशन, ठीक है। आपको चार्ज कंजर्वेशन नहीं बताया था कि जो सिस्टम का पहले चार्ज होगा वही मिला के बाद में चार्ज सेम होना चाहिए। नहीं, ये सर आपने कल किया था, ये एक क्वेश्चन भी किया हटा दो था। इसको। अब अगर मान लेते हैं ऐसा केस आ जाए, हटा दो तुम भी इसको। यस सर, यस सर। अगर ऐसा केस आ जाए, मान लेते हैं अगर इस बॉडी को मान लो, हमने एक एग्जांपल ले लेते हैं, माइनस के 5E दे देते हैं, इसके प्लस के 11E दे देते हैं। ये A है, ये B है, और ये की हमने ऑन नहीं करी, अभी के ऑफ है। जब की को ऑन कर देंगे तो A और B पे फाइनल, ये सेम साइज ले रहे हैं अभी, सेम साइज, सेम साइज। अब मुझे बताइए फाइनल चार्ज कितना हो जाएगा? Q1 डैश और Q2 डैश कितना हो जाएगा? दोनों को ऐड कर देंगे। कितना होगा बोलो? Q1 डैश बराबर Q2 डैश हो जाएगा, कितना हो जाएगा? +3 चार्ज, प्लस कितना? +3 कूलम। +3 दोनों में हो जाएगा। अब जरा देखो क्या सिस्टम में पहले इनिशियल चार्ज सिस्टम का कितना है? कंजर्वेशन होल्ड जरूर होना चाहिए, कंजर्वेशन जरूर होल्ड करना चाहिए। कितना 6 हो? +11E और माइनस के 5E, कितना हो? 9E होता है, कितना हो? +6 कितना हो गया ये? 6 7E कितना हो गया? 6E कितना हुआ? 6E हो गया ना। 6 जब 6E हो गया तो इसमें +3 मिलेगा, इसमें +3 मिले चाहिए, तभी तो +6E +3। होगा ना। यस सर। तो बिल्कुल ठीक है, क्लियर है कॉन्सेप्ट? यस सर, क्लियर है। हाँ, अब लेकिन अगर अनइक्वल साइज की ले लेंगे तो वो हम आपको बताएंगे कैपेसिटेंस में। ये अभी आपको समझ नहीं आएगा अनइक्वल साइज में कैसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा। ये हम आपको जब ओके। कैपेसिटेंस पढ़ा देंगे तो उसमें समझ आ जाएगा कि अगर हम बॉडी को ए को ये ले लें और बॉडी बी ले लें ये, लेकिन बॉडी ए का जो साइज है, साइज ऑफ ए ग्रेटर देन साइज ऑफ बी है, साइज ऑफ बी, और इसको चार्ज हमने Q1 ले लिया, इसको चार्ज Q2 ले लिया स्टार्टिंग में, स्टार्ट मतलब स्टार्टिंग में चार्ज ये ले लिया, तो अब जो चार्ज होगा बी और ए और बी का, वो Q1 डैश और Q2 डैश आपस में बराबर नहीं होगा, डिफरेंट साइज का, या साइज ऑफ बी भी हो सकता है, साइज ऑफ
साइज ऑफ ए लेस देन साइज ऑफ बी भी हो सकता है। तो भी Q1 और Q2 इक्वल नहीं होंगे। हाँ, तो Q1 डैश Q2 डैश इक्वल नहीं होगा। ये क्या होगा, इसको डिस्कस करेंगे हम लोग इन कैपेसिटेंस चैप्टर में। किसमें डिस्कस करेंगे? कैपेसिटेंस, आगे एक चैप्टर आएगा उसमें डिस्कस करेंगे। विल डिस्कस, यहाँ लिख देना, विल डिस्कस इन कैपेसिटेंस, या लेटर कह सकते हैं, विल डिस्कस लेटर। ओके, यस सर। तो अभी जो चीज नहीं बता सकते तो अभी हम नहीं बता पाएंगे ना वो, क्योंकि जो वो पढ़ लोगे तो पता चल जाएगा। अभी जितना जो चीज लिंक कर रही है हमने वही बताया, ठीक है बेटा? बस लिख लेना Okay, इसी yes. तरह से, कॉपी में नोट कर लेना सेम, ताकि आपको मेमोरी में रहे कि ये बाद में बताया जाएगा। तन्वी, मैं थोड़ी देर के लिए इसको वीडियो ऑफ कर रहा हूँ, ठीक है? यस सर। सर कॉपी कर लिया। ठीक है। तो ये आपका चार्ज प्रोड्यूस जो था कंडक्शन से था। अब एक और लास्ट मेथड देख लेते हैं, बाई रबिंग। वो इतना है, कोई इतना उसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बहुत इजी है वो, तो हटा दो इसको बेटा। वो स्टैटिक वाली चीज जो हम कोम्ब और उससे करते हैं। वही चीज सेम। जैसे मान लो हमने तीसरा है बाई रबिंग या बाई फ्रिक्शन। बाई रबिंग कह सकते हैं, रबिंग, और बाई फ्रिक्शन कह सकते हैं। जब एक बॉडी को दूसरी बॉडी के साथ रब करते हैं, मान लो ये दोनों न्यूट्रल है, मान लो ये दोनों बॉडी ए और बी शुरुआत में मान लो दोनों न्यूट्रल है, मान लेते हैं बोथ आर न्यूट्रल, बोथ आर न्यूट्रल। इसको इसके साथ रब कर दिया, क्या कर दिया, पास लाए और इसको आपस में रब कर दिया, ठीक है बेटा? ए को बी के ऊपर रब कर दिया, तो क्या होता है, या तो इलेक्ट्रॉन ए जल्दी लूज कर देगा, बी गेन कर लेगा। देखो दोनों अगर डिफरेंट मटेरियल के हैं, क्या ए एंड बी आर और डिफरेंट मटेरियल है, क्या ये डिफरेंट मटेरियल है? तो आपको पता है कि जब दोनों डिफरेंट मटेरियल है तो दोनों की आयोनाइजेशन एनर्जी अलग अलग हुई। आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन को लूज करने की एनर्जी, उसको आयोनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आगे जाके पढ़ोगे आप कि जब दो बॉडी को अलग अलग बॉडी को लेते हैं तो उनकी आयोनाइजेशन अलग होती है। आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब इलेक्ट्रॉन कितनी जल्दी कोई बॉडी निकाल दे रहा है, उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी तो उतनी कम होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकल जाते तो आयोनाइज हो जाता है ना बॉडी। यस, कम से कम एनर्जी टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन। ये कम से कम नहीं, वो एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन लूज करने के लिए होती है। तो अगर एनर्जी कम होगी तो इलेक्ट्रॉन जल्दी लूज कर देगा वो, क्यों? यस सर। तो हमने ए और बी को रब किया, तो हो सकता है कि ए पर पॉजिटिव चार्ज आ जाए और बी पर नेगेटिव चार्ज आ जाए, ऐसा भी हो सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि ए ने इलेक्ट्रॉन लूज करे होंगे और बी ने गेन करे होंगे। गेन करे होंगे। या ऐसा भी हो सकता है कि ए पर नेगेटिव चार्ज आ जाए और बी पर क्या आ जाए, पॉजिटिव चार्ज आ जाए। समझ गए ना मेरी बात? यस सर। इसका मतलब उल्टा उल्टा हो सकता है। तो याद रखना, जब भी रबिंग के द्वारा करते हैं तो बॉडी में चार्ज इक्वल अपोजिट आता है। क्या आता है? इक्वल एंड ऑपोजिट। इक्वल एंड अपोजिट आता है। इन रबिंग प्रोसेस चार्ज विल प्रोड्यूस इक्वल एंड अपोजिट। एक बॉडी चार्ज हो जाएगी, दूसरी एक बॉडी पॉजिटिव तो दूसरी नेगेटिव, एंड वाइस वर्सा। यस सर। ये चीज है। आगे बढ़े तो ये फ्रिक्शन की बात, ये चार्ज की बातें होगी, जो हमने चार्ज की बातें बता दी। अब हम बात करते हैं कूलाम्स लॉ की। किसकी बात करते हैं? कूलाम्स लॉ। ठीक है, तो कूलाम्स लॉ क्या होता है जरा देख लीजिए। कूलाम्स लॉ, ये लॉ बेटा बिल्कुल वैसे ही होता है जैसे ग्रेविटेशन लॉ पढ़ा आपने, दो मासेस के लिए पढ़ा होगा 11th में, ग्रेविटेशन लॉ बिल्कुल उसी तरह होता है। जब दो मास होते हैं ना, m1 m2 r डिस्टेंस पे रखे होते हैं, उनके बीच में जो फोर्स लग रहा होता है, हाँ जी, mm, दोनों फोर्स एक जैसे लगा रहे होते हैं। इस फोर्स की वैल्यू आपने पढ़े हो ना, G(m1 m2 by r square)। यस। लेकिन ये मीडियम इंडिपेंडेंट होता है। क्या होता है? ये मीडियम इंडिपेंडेंट होता है, इंडिपेंडेंट। लेकिन ये जो कूलाम्स लॉ में है, इसमें दो चार्जेस जो होते हैं ना, Q1 Q2,
इनके बीच में जो फोर्स लगता है वो मीडियम डिपेंडेंट होता है, ये मीडियम पे डिपेंड करता है, मीडियम डिपेंडेंट होता है। क्या होता है ये? मीडियम डिपेंडेंट। डिपेंडेंट होता है ये। और ये ग्रेविटेशन फोर्स, और याद रखना ये जो ग्रेविटेशन फोर्स है ये हमेशा ऑलवेज अट्रैक्टिव होता है। कैसा होता है? ऑलवेज अट्रैक्टिव। ये दोनों हो सकते हैं। हाँ, ये हमारा ये फोर्स हो सकता है, एफ जो फोर्स लगेगा ये अट्रैक्टिव भी हो सकता है, रिपल्सिव भी हो सकता है, मतलब बाहर की तरफ भी लग सकता है ये रिपल्सिव भी हो सकता है। यानी ये Yes, आपका रिपल्सिव है, ये आपका कैसा है? attractive. अट्रैक्टिव। यानी कि जो कूलाम्स लॉ में जो फोर्स लगता है दो पार्ट, और याद रखना ये पॉइंट मास चार्जेस के लिए एप्लीकेबल है। किसके लिए एप्लीकेबल है? एप्लीकेबल फॉर पॉइंट चार्जेस, एप्लीकेबल फॉर पॉइंट चार्जेस एट रेस्ट, पॉइंट चार्जेस, पॉइंट चार्जेस एट रेस्ट, मतलब Rest, okay. पॉइंट चार्ज होना चाहिए और रेस्ट में होना चाहिए तभी एप्लीकेबल है। ठीक है, Yes, sir. पॉइंट चार्जेस एट रेस्ट। ठीक है, At rest. जरा ध्यान से सुनना। एक हमारे पास बोर्ड नहीं है ना, इसलिए थोड़ा बैठे बैठे थोड़ा कमर में दर्द होता है, इसलिए मैं इसको अभी बोर्ड हमने एक्चुअली हम बाहर है ना इस समय, हमारा सिटी देहरादून है बट हम अदर सिटी में पढ़ा रहे हैं तो। Oh, सर अभी भी वहाँ पर सब कुछ ऑनलाइन चल रहा है या हाँ हाँ, ऑफलाइन? एक्चुअली वहाँ ऑनलाइन नहीं, ऑफलाइन क्लासेस चल रही हैं यहाँ पर, तो हम ऑफलाइन क्लासेस ले रहे हैं, और कुछ कभी कभी ऑनलाइन भी हो जाती हैं, लेकिन अब ज्यादातर ऑफलाइन क्लासेस ही चल रही हैं, है ना, Oh, तो इसलिए। तो अभी हमने ये देखा कि कूलाम्स लॉ में ये चीजें हमने बताई आपको कि ये फोर्स हमेशा अट्रैक्ट होता है, इनके बीच में जो फोर्स लगता है ये प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, चार्जेस के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और इनके बीच की जो डिस्टेंस है आर, उनके डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। yes, sir. प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस के मैग्नीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और उनके बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है बेटा, Yes, और sir. जब आप इसमें जब प्रोपोर्शनलिटी हटाओगे तो अगर ये मीडियम है, क्या है, मान लो मीडियम में ये चार्ज किसी मीडियम में रखा है, एयर नहीं है, नॉट एयर, एक जनरली मीडियम है, ये मीडियम आपका कुछ भी हो सकता है, इट मे बी एयर, इट मे बी एयर वैक्यूम, एयर वैक्यूम ये वही चीज है, एयर वैक्यूम, इट मे बी वाटर, इट मे बी एनी मीडियम हो सकता है, एनी मीडियम, कोई भी मीडियम हो सकता है ना बेटा। Yes, sir. ठीक है, तो अब ये जो प्रोपोर्शनलिटी जो आएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन आता है, एप्सिलॉन नॉट मत बोलना, एप्सिलॉन बोलना, इसको जैसे जे कैपिटल जी होता है ना उसी तरह से ये भी होता है, ये आएगा Okay. Q1 तो Q2, ये जब Q1 एप्सिलॉन क्या Q2 का होता है? है, क्या बेटा, एप्सिलॉन क्या, ये कैसे सिंबल है वन मतलब? अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन, अभी एप्सिलॉन लिख लो, एक कांस्टेंट होता है, इसका नाम क्या है मैं बता देता हूँ, ये कांस्टेंट है, और इसको बोलते हैं एप्सिलॉन, क्या बोलते हैं, एप्सिलॉन, नाम है इसका एप्सिलॉन, Oh, एप्सिलॉन, और पूरा एक कांस्टेंट होता है, यानी कि ये जो पूरा जो होता है ये कांस्टेंट की तरह काम करेगा, यानी एप ये जो लिखा है इस तरह से, इसको एप्सिलॉन बोलते हैं, क्या बोलते हैं। एप्सिलॉन. ठीक है बेटा, Yes, sir. हाँ तो तन्वी आज के लिए इतना ही, क्योंकि अभी मेरी दूसरी क्लास है, मुझे एक्चुअली एक जगह जाना पड़ता है, एक ग्रुप है बच्चे, वो नीट के ही बच्चे हैं, और वो 30 स्टूडेंट है, उसकी मैं अभी पिक भेज दूंगा आपको, और वो बहुत ही अच्छे बच्चे हैं, वो गरीब बच्चे हैं, और वो किसी संस्था को संस्था उनसे पढ़वा रहा है ना, तो उनको जाके मैं पढ़ाता हूँ, तो 1 घंटे क्लास उनकी क्लास होती है, हमारी 6:30 से स्टार्ट होती है, चूंकि हमने आपको टाइमिंग 5:30 से 6:30 दे दिया, तो वहां पहुंचने में मुझे 15 मिनट लगेगा,
तो ठीक है। ओके हाँ, तो इसलिए हम 5 मिनट पहले भी क्लास स्टार्ट कर दिया करेंगे, ताकि हम 5 मिनट पहले छोड़ देंगे, ठीक है। ठीक है सर। ओके थैंक यू सर। बाय सर। बाय बाय।